देखिए कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। देखिए बच्चों, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ही परमाणु उपस्थित रहते हैं और इनके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस भी उपस्थित हो सकते हैं। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए कि हमारे जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन यानी ये दोनों परमाणु तो उपस्थित रहते ही हैं। इनके अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन या फास्फोरस भी क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। और देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो हैलोजन है, देखिए हैलोजन को मैंने यहाँ पे एक्स से प्रदर्शित किया है और हैलोजन भी कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये अन्य तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फास्फोरस। ठीक है, आगे देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान। तो देखिए बच्चों, हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं तो कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित है इनको पहचानना ही क्या कहलाता है, गुणात्मक विश्लेषण। यानी दिए गए कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान के बारे में कि किस तरीके से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हमें जो भी कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उस कार्बनिक यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखिए यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाते हैं। समझिए बच्चों, होता क्या है कि हमें दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन तो बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और जो हाइड्रोजन है वो बदल जाता है जल में। ठीक है, अब ये पता कैसे लगेगा कि भाई वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और जल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि भाई यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, यानी कार्बन बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो क्या करती है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, और हाइड्रोजन किस में बदलता है, जल में, जो निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है। तो देखिए होता क्या है, कार्बन तो बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन बदल जाता है जल में। और देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हमारे चूने का पानी होता है उसको दूधिया कर देती है और जो जल है वो क्या करता है, जल निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों से ही पता लगता है कि वहाँ पे CO2 और H2O बन रहा है। तो देखिए आगे देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं। देखिए कॉपर सेकंड ऑक्साइड का सूत्र होता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो जब इसके साथ में देखिए, जब इसके साथ में हम कार्बनिक यौगिक को गर्म कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, भाई ये कार्बन है यानी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन है वो 2CuO यानी जो हमारा ऑक्साइड है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उसके दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, भाई हम कार्बनिक यौगिक को इसके साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये गर्म का साइन है, गर्म कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 2Cu यानी कॉपर बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसी तरीके से देखिए जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन जो हमारा परमाणु है तो क्या होगा, वो भी CuO से अभिक्रिया करेगा। यानी दो हाइड्रोजन परमाणु CuO के एक अणु से यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड के एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और देखिए ये क्या बन गया, कॉपर बन गया और जल का अणु बन गया। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है जब हमने हमारे कार्बनिक यौगिक को कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो ये दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होगी। कार्बन बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन बदल जाएगा जल में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में यहाँ तक की। आगे देखिए
अब ये पता कैसे लगता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और जल बना है? तो देखिए बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो यानी जो ये गैस निकलेगी, अगर इस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, यानी कार्बन किस में बदला? कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसी तरीके से देखिए, अगर हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, निर्जल कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए बच्चों क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पे CO2 और जल बना और जैसे ही हमने सबसे पहले चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करवाई तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जिससे किसकी पुष्टि हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की पुष्टि हो गई। और साथ ही साथ हमने अगर निर्जल कॉपर सल्फेट, देखिए बच्चों, जो निर्जल कॉपर सल्फेट है, जो श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसके साथ में अभिक्रिया करवाई तो हमारा निर्जल कॉपर सल्फेट अगर नीला हो जाता है तो इससे क्या पुष्टि होती है कि वहाँ पे जल का भी क्या हो रहा है? निर्माण। तो देखिए एक बार अभिक्रिया, भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देखिए CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बनता है जल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो जल बना है, ये जल बना है, तो देखिए जल के 5 अणु निर्जल कॉपर सल्फेट जो श्वेत रंग का होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी जुड़ जाता है कॉपर सल्फेट के साथ में, और देखिए CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है? ये नीला होता है। और देखिए ये क्या है? ये है निर्जल कॉपर सल्फेट, और जैसे इस जल के साथ अभिक्रिया हुई तो जल के 5 अणु इसके साथ क्या हो गए? जुड़ गए, तो इसका रंग कैसा हो गया? नीला। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि किस तरीके से हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का गुणात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, या इसका मतलब है कि हम किसी भी दिए गए कार्बनिक यौगिक में किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति को पता कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पता कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कार्बनिक यौगिक को हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अन्य तत्वों की पहचान। तो देखिए बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अन्य तत्वों के बारे में, यानी जो अदर एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेसे परीक्षण द्वारा की जाती है। देखिए बच्चों, लेसे परीक्षण होता है और इस लेसे परीक्षण के द्वारा ही हम अन्य तत्वों की पहचान, और अन्य तत्व कौन कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस, इनकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है भाई, जो हम लेसे परीक्षण की बात कर रहे हैं इसमें होता क्या है कि भाई जो हमारा यौगिक है उसे सोडियम धातु के साथ संलग्नित किया जाता है, फ्यूज्ड किया जाता है, और इससे क्या होता है, जो ये तत्व होते हैं यह सहसंयोजी रूप से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयनिक रूप में। यानी जो हमारे सहसंयोजी रूप में जो ये यौगिक है, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो तत्व जो कि यौगिक में सहसंयोजी रूप से उपस्थित है, ये आयनिक रूप में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिए इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, और समझिए यहाँ पर कि इनमें ये निम्न अभिक्रियाएं होती है। आगे देखिए, देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर ये क्या है? सोडियम है। भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेसे परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ संगलित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब हम सोडियम के साथ संगलित करेंगे तो हमारे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कार्बन और नाइट्रोजन जो ये दोनों तत्व है ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और देखिए किस में बदल जाएंगे? NaCN, यानी जो हमारे तत्व सहसंयोजी रूप से उपस्थित रहते हैं वो आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी इनका जो सहसंयोजी रूप है वो आयनिक रूप में बदल जाएगा और ये बन गया सोडियम साइनाइड। क्लियर है बच्चों? तो क्या हुआ यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? इसको संगलित कर रहे हैं, यौगिक को संगलित कर रहे हैं, और संगलित करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और सोडियम धातु के छोटे से टुकड़े को थोड़ा सा गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं सोडियम धातु का टुकड़ा पिघल जाता है और उसमें फिर हम कार्बनिक यौगिक को डालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन, जो कार्बन और नाइट्रोजन है जो कि हमारे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है, तो वो देखिए सोडियम के साथ संगलित होकर NaCN बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर सल्फर की हम लोग बात करें, देखिए तो समझिएगा इन अभिक्रियाओं को। इसी तरीके से देखिए 2Na+S, यानी सल्फर भी क्या होगा? सल्फर भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये देखिए Na2S, सोडियम सल्फाइड।
ठीक है, सल्फाइड का निर्माण हो गया। इसी तरीके से हैलोजन की हम लोग बात करें, देखिए एक्स यहाँ पे हैलोजन को प्रदर्शित कर रहा है और एक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन। तो समझिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को जब हैलोजन के साथ फ्यूज करेंगे, यानी कार्बनिक यौगिक को हम फ्यूज कर रहे हैं, सोडियम के साथ संकलित कर रहे हैं, तो सोडियम और हैलोजन के बीच में अभिक्रिया होगी और NaX यानी सोडियम हैलाइड का क्या होगा, निर्माण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वहाँ पे लेसे परीक्षण में ये स्टेप होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ हमारे कार्बनिक यौगिक को संकलित करते हैं, जिससे जो हमारे नाइट्रोजन है, सल्फर है या जो हैलोजन है वो सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में बदल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए समझिएगा आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन, एक्स क्या है यहाँ पे, हैलोजन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व है। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसूत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पे होता क्या है कि भाई हम लोगों ने क्या करा, हमारे कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ में संकलित किया, संकलित करने पे क्या क्या बना, सोडियम साइनाइड बना, सोडियम सल्फाइड बना और हैलाइड बना। अब क्या करेंगे, जो हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हें आसूत जल के साथ में यानी डिस्टिल वाटर के साथ उबालते हैं और डिस्टिल वाटर के साथ उबालने पर क्या होते हैं, ये सोडियम साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड जल में घुल जाते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या प्राप्त होता है, इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष कहते हैं। फिर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम संगलन निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो सोडियम संगलन निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ है, इसी में हम आगे टेस्ट लगाते हैं और पता करते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन उपस्थित है या नहीं। और देखिए बच्चों, जो हम ये गुणात्मक विश्लेषण पढ़ रहे हैं ना, ये हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं, यानी प्रैक्टिकल में नाइट्रोजन की उपस्थिति, सल्फर की उपस्थिति या हैलोजन की उपस्थिति को पता करने के लिए हम ये परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए हमें ये लेसे परीक्षण पता होना चाहिए कि किस तरीके से लेसे परीक्षण होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन का परीक्षण, यानी हमने जो सोडियम संगलन निष्कर्ष बनाया है, इसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजन का परीक्षण करेंगे। समझिए कैसे करेंगे नाइट्रोजन का परीक्षण। सोडियम संगलन निष्कर्ष को आयरन सेकंड सल्फेट के साथ उबालकर विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। अब समझिए जो हमें ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, इस निष्कर्ष को हम क्या करेंगे, आयरन सेकंड सल्फेट के साथ उबालेंगे और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करेंगे। ठीक है, प्रशियन ब्लू रंग का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। अब देखिए क्या होगा, अगर ये प्रशियन ब्लू कलर आता है, समझिए यहाँ पर भाई सोडियम संगलन निष्कर्ष को आयरन सेकंड सल्फेट के साथ हम उबाल रहे हैं, फिर इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के इसे अम्लीकृत कर रहे हैं। अगर प्रशियन ब्लू कलर आता है, इसका मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन की उपस्थिति क्या है, निश्चित है। क्लियर है यहाँ तक का? सोडियम साइनाइड आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड बनाता है। अब समझिए यहाँ पर क्या अभिक्रिया संपन्न होती है। भाई जो सोडियम साइनाइड है, समझिए यहाँ पर जो सोडियम साइनाइड है वो आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। समझिए बच्चों, हमने यहाँ पे देखा ना सोडियम साइनाइड बनता है। भाई हमने बात की थी ना कि भाई सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन ये संकलित होकर सोडियम साइनाइड बनता है। तो ये सोडियम साइनाइड है वो आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन सेकंड आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए बच्चों क्या बना यहाँ पे, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड बना, यानी आयरन सेकंड बोल सकते हैं। अब जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, इसमें हम जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं या उसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के गर्म करते हैं, तो कुछ जो आयरन सेकंड है वो आयरन थर्ड में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड के साथ अभिक्रिया करके आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, जिसे क्या कहते हैं, फेरीफेरोसाइनाइड बनाता है, जिसका रंग प्रशियन ब्लू होता है। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, कुछ आयरन सेकंड आयरन थर्ड में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
क्लियर है? वापस ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या किया इसमें भाई, सबसे पहले हमने जो सोडियम संगलन निष्कर्ष है, ठीक है, उसे आयरन सेकंड सल्फेट के साथ हमने गर्म किया और आयरन सेकंड सल्फेट के साथ गर्म करके हमने क्या किया, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको अम्लीकृत किया। तो इसमें होता क्या है, जो सोडियम साइनाइड है, भाई हमने पढ़ा था ना, देखिए बच्चों हमने देखा था ना यहाँ पे सोडियम साइनाइड बनता है। तो इसमें होता क्या है, जो सोडियम साइनाइड है वो आयरन सेकंड सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। यानी सबसे पहले किन किन के बीच में अभिक्रिया होती है, सोडियम साइनाइड और आयरन सेकेंड सल्फेट, इनके बीच में अभिक्रिया होती है और एक संकुल बनता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे हम, अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, कुछ जो आयरन सेकंड आयन है वो आयरन थर्ड आयन में ऑक्सीकृत हो जाएंगे और जो अब ये जो आयरन थर्ड आयन बने हैं, जो आयरन थर्ड आयन बने हैं ये क्या करेंगे, ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड के साथ अभिक्रिया कर लेंगे और देखिए क्या बन जाएगा, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, यानी फेरी फेरोसाइनाइड, ये संकुल बन जाएगा और यही संकुल कैसा होता है, प्रेशियन ब्लू कलर का होता है, इसी के कारण ये रंग आता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? आगे देखिए, तो देखिए बच्चों एक बार अभिक्रिया को समझ लीजिए। देखिए बच्चों इसमें अभिक्रिया क्या होती है, जो सोडियम साइनाइड है, तो देखिए सोडियम साइनाइड के साइनाइड आयन, देखिए बच्चों NaCN सोडियम साइनाइड कैसे टूटता है, ये टूटता है Na+ का और Cn- का, ठीक है, Na+ का और Cn- का। तो जो ये साइनाइड आयन है Cn-, 6 साइनाइड आयन है, तो 6 साइनाइड आयन क्या करेंगे, जो हमारे आयरन सेकंड सल्फेट है, तो आयरन सेकंड सल्फेट में आयरन क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो देखिए यहाँ पे 6 Cn- और Fe2+, यानी आयरन 2+ आयन है, ये आपस में जुड़ के एक संकुल बना लेंगे। देखिए समझिए अभिक्रिया को, देखिए बच्चों ये संकुल बन जाएगा, ऋणात्मक संकुल है FeCN6, ठीक है। और देखिए संकुल को देखिए बच्चों इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, संकुल को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और छोटे ब्रैकेट में जो होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। देखिए बच्चों इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, और ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी यौगिक। देखिए इनमें क्या होता है, उपसह संयोजी बंध होता है, तो ये उपसह संयोजी यौगिक होते हैं और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इन्हें देखिए संकुल यौगिक भी कहा जाता है। तो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, संकुल बन गया। और कैसा संकुल है, ऋणात्मक, क्योंकि 4-, इस पे आवेश क्या है, 4-। क्लियर है? आगे देखिए जो ये संकुल बना है, तो ये जो ऋणात्मक संकुल है, तो 3 तो ये ऋणात्मक संकुल और 4 Fe3+ आयन। भाई हमने क्या देखा था कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के गर्म करते हैं तो कुछ Fe2 Fe3 में बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 Fe3+, इनके बीच में अभिक्रिया होगी और ये बन गया Fe4 और FeCN6 और इसके बाहर क्या है, ये 3। ठीक है, इसका होल ट्राइस है और इसी का कलर क्या होता है, प्रेशियन ब्लू। और देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड। तो ये जो बना है इसका नाम क्या है, फेरी फेरोसाइनाइड, जिसका रंग होता है प्रेशियन ब्लू। और देखिए प्रेशियन ब्लू कलर का आना ही नाइट्रोजन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक का आपको? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे सल्फर का परीक्षण, यानी किस तरीके से हम सल्फर की उपस्थिति का पता लगाते हैं। देखिए सोडियम संगलन निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर लेड एसीटेट मिलाने पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है तो सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि होती है। देखिए कितना आसान है भाई, हमारा जो निष्कर्ष बना था सोडियम संगलन निष्कर्ष, उसमें हम क्या डालते हैं, पहले एसिटिक अम्ल डालते हैं और एसिटिक अम्ल के बाद हम उसमें लेड एसीटेट मिलाते हैं। और अगर काला अवक्षेप आता है, और वो काला अवक्षेप किसका, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप, तो यानी सल्फर की उपस्थिति का भी पता लग जाता है, यानी वहां पे सल्फर उपस्थित है। तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बच्चों यहाँ पे भाई हमें पता है ना सोडियम सल्फाइड बना था, तो देखिए सोडियम सल्फाइड को जो सल्फाइड आयन है S2- यानी सल्फाइड आयन और Pb2+, भाई हमने उसमें क्या मिलाया, लेड एसीटेट मिलाया था, तो Pb2+ ये आयन आपस में अभिक्रिया करके PbS यानी लेड सल्फाइड बनाते हैं, जो कैसा होता है, काला। ठीक है, आगे देखिए,
सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, हम सल्फर की उपस्थिति दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो पता कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा निष्कर्ष है, सोडियम संगलन निष्कर्ष है, उसमें एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और उसके बाद में लेड एसीटेट मिलाते हैं, और अगर लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है तो सल्फर की पुष्टि होती है। इसका एक दूसरा तरीका है कि सोडियम संगलन निष्कर्ष में हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पर अगर बैंगनी रंग आता है, समझे, यहाँ पर अगर बैंगनी रंग वहाँ पे बनता है तो ये भी हमें सल्फर की उपस्थिति के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सल्फाइड है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करवा रहे हैं, और देखिए ये संकुल बनता है बैंगनी रंग का। तो देखिए अभिक्रिया S2-, ये एक संकुल है, ऋणात्मक संकुल FeCN5NO, और इस पे आवेश है 2-, ठीक है। क्या बना, यहाँ बन गया FeCN5NOS, और इस पूरे संकुल पे आवेश है 4-, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि ये क्या हो गया, बैंगनी रंग का संकुल बन गया, यानी बैंगनी रंग की उपस्थिति किसको प्रदर्शित करता है, सल्फर को, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही जब उपस्थित हो तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है। और समझिए कि अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन भी उपस्थित है और सल्फर भी उपस्थित है, तब क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनेट बनता है, जो आयरन सेकंड सल्फेट के साथ गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न करता है। समझिए बच्चों, अगर हमारे यौगिक में नाइट्रोजन सल्फर दोनों ही उपस्थित है, उस परिस्थिति में क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनेट, यानी जब हम उसे सोडियम के साथ संगलित करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। और ये जो सोडियम थायोसाइनेट है, ये आयरन सेकंड सल्फेट के साथ गर्म करने पे क्या देता है, रक्त की भांति लाल रंग देता है, ठीक है। मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रेशियन ब्लू रंग नहीं बनता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे मुक्त साइनाइड आयन नहीं है, ठीक है, यानी मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रेशियन ब्लू कलर नहीं बनता है। तो देखिए अभिक्रिया से समझिए इसे। देखिए बच्चों, ये क्या है, सोडियम है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ में संगलित कर रहे हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, भाई कार्बन तो है ही, कार्बनिक यौगिक है, तो यानी ये आपस में संगलित होकर क्या बना लेंगे, सोडियम थायोसाइनेट, NaSCN, ठीक है, ये बन गया। और देखिए जब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, आयरन सेकंड सल्फेट के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे Fe3+ और 3Cn-, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, और देखिए रक्त की भांति यहाँ पे क्या बनेगा, ये लाल रंग, यानी ये आयन बनेगा, ये संकुल धनायन संकुल आयन बनेगा, इसके कारण कैसा कलर आएगा, रक्त की भांति लाल कलर, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में यहाँ तक कि किस तरीके से हम हमारे यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को एक साथ पता कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संगलन में लिया जाता है तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है। अब समझिए यहाँ पर कि अगर सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संगलन में लिया जाता है, यानी अगर हम सोडियम की अधिक मात्रा को ले लेते हैं तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है, और ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सोडियम थायोसाइनेट है, और सोडियम की अधिकता होगी तो ये अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। 2Na क्या बन गया, NaCN, सोडियम साइनाइड बन गया, और Na2S यानी सोडियम सल्फाइड बन गया। और उस परिस्थिति में क्या होगा, ये अपने अपने क्या देंगे, परीक्षण देंगे, अपने अपने सामान्य परीक्षण देंगे। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, हैलोजनों का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे हैलोजन के परीक्षण के बारे में। सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। देखिए समझिए भाई, हैलोजन का परीक्षण किस तरीके से करेंगे हम। इसके लिए सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के द्वारा अम्लीकृत करेंगे और फिर उसमें क्या मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है। तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति को तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। समझिए बच्चों, वापस हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम संगलन निष्कर्ष बना है उसी में हैलोजन का परीक्षण लगाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस निष्कर्ष में हम नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल मिलाकर इसको हम अम्लीकृत करते हैं और उसके बाद इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। ठीक है, अगर सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय श्वेत अवक्षेप बनता है। समझिए, अगर श्वेत अवक्षेप बनता है और वो जो श्वेत अवक्षेप बना है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होता है, तब तो किसकी उपस्थिति प्रदर्शित होती है, क्लोरीन की। ठीक है, यानी हैलोजन में कौन उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है। और यदि पीले रंग का अवक्षेप बनता है और पीले रंग का अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है, समझिए यहाँ पर अल्प विलेय होता है, तब किसकी उपस्थिति के बारे में पता लगता है, ब्रोमीन की उपस्थिति के बारे में। और देखिए बच्चों, अगर पीले रंग का अवक्षेप बनता है और वो पीले रंग का अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है, कैसा होता है, अविलेय, तब हमें आयोडीन की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए भाई, समझिए हैलोजनों का परीक्षण क्या होता है। हम क्या करते हैं, सोडियम संगलन निष्कर्ष लेते हैं, उस सोडियम संगलन निष्कर्ष में सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। ठीक है, अगर हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, समझिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और वो श्वेत अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होता है, क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होता है, यानी हमें किसकी उपस्थिति के बारे में पता लग रहा है, क्लोरीन की उपस्थिति के बारे में। ठीक है, देखिए वापस ध्यान दीजिए कि श्वेत अवक्षेप बनता है और वो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होता है, यानी हमें किसके बारे में पता लग रहा है, क्लोरीन के बारे में, यानी हैलोजन में कौन उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर पीले रंग का अवक्षेप बनता है, समझिए यहाँ पर अगर पीले रंग का अवक्षेप बनता है और यदि वो पीले रंग का अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है, समझिए अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय होता है, तब तो किसकी उपस्थिति का पता लगता है, ब्रोमीन की उपस्थिति का। और अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है तो हमें किसकी उपस्थिति का पता लगता है, आयोडीन की उपस्थिति। ठीक है, और इस तरीके से हम हैलोजन के बारे में पता करते हैं कि हैलोजन उपस्थित है या नहीं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, अभिक्रिया देखिए यहाँ पे होती क्या है, अभिक्रिया देखिए X माइनस, यानी कोई हमारा हैलाइड आयन है, क्लियर है, और Ag प्लस है, भाई हम सिल्वर नाइट्रेट काम में ले रहे हैं ना, ये बन गया AgX। ठीक है, और X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आगे देखिए, यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति होने की स्थिति में उपयुक्त परीक्षण के पूर्व सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है। अब समझिए बच्चों, अगर हमारे यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति है तो इस उपयुक्त परीक्षण को करने से पहले हम क्या करते हैं, सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं ताकि साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन हैलोजनों के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए हमारे कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन भी उपस्थित है और सल्फर भी उपस्थित है और हैलोजन भी उपस्थित है, और अगर हमें हैलोजन का परीक्षण करना है तो इस परीक्षण को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं, जिससे क्या होता है, साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए। अब आगे देखिए फास्फोरस का परीक्षण। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे फास्फोरस के परीक्षण के बारे में। देखिए, ऑक्सीकारक, कौन सा, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फास्फोरस फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब समझिए बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस उपस्थित है और उसे हम अगर ऑक्सीकारक, और कौन सा ऑक्सीकारक, सोडियम परऑक्साइड, इसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो फास्फोरस किस में बदल जाता है, फास्फेट में बदल जाता है।
विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनता है। अब समझिए यहाँ पे कि जो विलयन है, विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनता है, जो क्या निश्चित करता है? फास्फोरस की उपस्थिति को निश्चित करता है। वापस समझिए बच्चों, मान लीजिए विलयन है, ठीक है, विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अगर हम अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं तो क्या आएगा? पीला रंग आएगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि पीला अवक्षेप आएगा, या तो पीला रंग या पीला अवक्षेप। तो पीला रंग या पीला अवक्षेप का आना फास्फोरस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, Na3PO4 + 3HNO3, तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर अभिक्रिया को, भाई हमारा क्या है? सोडियम फॉस्फेट है, और हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा जो कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि फास्फोरस उपस्थित है, अगर हम उसे ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक कौन सा? सोडियम पेरोक्साइड, तो अगर सोडियम पेरोक्साइड के साथ उसे गर्म करते हैं तो जो हमारा फास्फोरस है वो फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सोडियम फॉस्फेट हो गया, Na3PO4। अब हम क्या करते हैं? फॉस्फेट वाले विलयन में HNO3 मिलाते हैं। पढ़ा ना हमने? अरे बच्चों ध्यान दीजिए, भाई हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले ऑक्सीकारक यानी सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करते हैं यौगिक को, फास्फोरस फॉस्फेट में बदल जाता है। अब इसमें हम नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल मिला के उबालते हैं, समझिए, नाइट्रिक अम्ल मिला के उबालते हैं और फिर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं तो पीला रंग आता है। तो देखिए समझिए यहाँ पर, भाई ये क्या है? सोडियम फॉस्फेट है, HNO3 मिलाएंगे, नाइट्रिक अम्ल, ये देखिए नाइट्रिक अम्ल, और इसके बीच में अभिक्रिया होगी, ये बन गया H3PO4 + 3NaNO3, ठीक है। अब इस विलयन में हम क्या मिलाएंगे? अमोनियम मॉलिब्डेट। देखिए ये अमोनियम मॉलिब्डेट है, अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाएंगे तो क्या होगा? इस H3PO4 और अमोनियम मॉलिब्डेट के बीच में अभिक्रिया होगी, ठीक है। समझिए अभिक्रिया कैसे होगी? H3PO4 + 12, देखिए 12 अणु है अमोनियम मॉलिब्डेट के, तो 12 NH4 का होल ट्वाइस MOO4, देखिए ये मॉलिब्डेनम है MO और ये O4 + 2 HNO3, भाई अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हो रही है। देखिए क्या बना? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बना। देखिए बच्चों ये क्या है? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट है, NH4 का होल ट्राइस .PO4 .12 MOO3, ठीक है। और इस अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट के कारण ही कौन सा रंग आता है? पीला रंग। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे 21 अणु, 21 अणु किसके हैं? NH4NO3 के, + 12 अणु किसके? जल के, H2O के। क्लियर है? तो आई बात समझ में कि अगर ये पीला रंग आता है तो ये हमारे फास्फोरस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और एक बार वापस देख लीजिए कि अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में हमें फास्फोरस का परीक्षण करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे जो फास्फोरस है, यौगिक में उपस्थित फास्फोरस है, वो फॉस्फेट में बदल जाता है। अब इस विलयन में हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल डाल के उबालते हैं तो क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल डाल के उबालकर जैसे ही अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाएंगे वहाँ पे पीला रंग आ जाता है, यानी पीले रंग का आना फास्फोरस की उपस्थिति को बताता है। और पीला रंग किसके कारण आता है? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट के कारण। क्लियर है? तो आपको ये फास्फोरस की उपस्थिति भी समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, साथ ही साथ फास्फोरस और इसके साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन, इनकी उपस्थिति के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम कार्बनिक यौगिक में इनकी उपस्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।